हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर, जो कि सैम्पल पेपर दिया गया था यूपी बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना। ये जो पेपर था ये बोर्ड ने अपनी साइट पे दिया है 2022 के लिए, 2022 के लिए जो मॉडल पेपर दिया है हम लोग आज देखने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ, 2020 के पेपर को। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पेपर है जो कि दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें सेशन दिया है 2021 टू 2022 और ये केवल सैम्पल पेपर है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मालूम है टाइम ये दे रखा है साइड में, टाइमिंग हमें ये दिया हुआ है और मार्क्स हमें ये दिए हैं। ठीक है ना, 100 मार्क्स का पेपर है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पेपर। पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f(x = 3x)। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। f(x) दिया है हमें, तो पहले देखिए f कहाँ से कहाँ मैप्ड है, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है ये फंक्शन। और ये डिफाइन कुछ इस तरह से है कि f(x) = 3x हमें दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये एक एकी आच्छादक है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग एक एकी के लिए। ठीक है, एक एकी कंडीशन आपको पता होगी, कैसे चेक करते हैं हम लोग क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं। एक एकी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लिखते हैं कि माना कोई दो एलिमेंट्स यानी x1, x2 जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट में। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, तो यहाँ से x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन जो है वो एक एकी होता है। तो हमने माना कि x1 और x2 दो नंबर हैं जो रियल नंबर सेट में बिलोंग करते हैं और ये इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2) है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, अगर हमने ये मान लिया कि f(x1) बराबर f(x2) है, हमारे पास f(x) दिया है 3x, तो f(x1) कितना हो गया 3x1। आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आपको x की जगह पर x1 रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x1 बराबर, ऐसे जब हम f(x2) निकालेंगे तो वो कितना आएगा यहाँ से 3x2। तो आप देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया x1 = x2। हमें यही सिद्ध करना था कि अगर हम कोई ऐसे दो नंबर्स लें जिनकी इमेजेस आपस में बराबर हैं तो उन नंबर्स को भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, एक एकी है। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो f है वो कैसा है, एक एकी है। लेकिन अभी हमें एक चीज और चेक करनी है, आच्छादक। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इधर चेक करता हूँ। अगला मुझे चेक करना है क्या, कि फंक्शन हमारा आच्छादक है या नहीं है। देखिए इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है, इसके लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि हमारा मतलब अगर हम कोई इमेज लें, इमेज का मतलब जो कि कोडोमेन में आती है, तो कोई इमेज है हमारे पास बाई एलिमेंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर के लिए, फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये आर कौन सा है, कोडोमेन, मतलब प्रत्येक इमेज जो कि किसमें होती है, कोडोमेन में। तो कोडोमेन में उपस्थित प्रत्येक इमेज के लिए रियल नंबर यानी डोमेन में x बिलोंग करता है, सच दैट, ऐसा बिलोंग करता है कि सच दैट f(x) बराबर क्या होता है बाई। ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट होता है, परिभाषा होती है ये आच्छादक फंक्शन की। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ हमें गिवन है f(x) बराबर 3, तो हम लोग f(x) बराबर 3x, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, बाई बराबर लिख सकते हैं इसको। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा बाई बराबर 3x। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो कितना आएगा, x आ जाएगा हमारे पास बाई/3, x बराबर बाई/3। तो अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा लगाएंगे। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि प्रत्येक बाई बिलोंग्स टू आर के लिए देयर एग्जिस्ट x, और x कितना है बाई/3, x बराबर बाई/3 बिलोंग करता है आर में, सच दैट ऐसे बिलोंग करता है कि f(x) बराबर है ना।
हम लोग एफ एक्स में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास एफ एक्स कितना दिया है हमें 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा यहाँ पर y। इसका मतलब एफ एक्स बराबर क्या आ गया y। देखिए परिभाषा को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हमारा f कैसा है, f हमारा आच्छादक भी होगा, ठीक है ना, f आच्छादक भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन, जिसमें कह रहा है कि f एकेकी और आच्छादक दोनों है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको इसलिए सॉल्व कराया है कि जैसे मान लीजिए इसमें तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया है, अगर वो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है देखिए सेकंड वाला पार्ट, इसमें हमसे कह रहा है कि एक सेट M में रिलेशन दिया है हमें R। रिलेशन R किस तरह से डिफाइन है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं A, B सच दैट A इक्वल्स टू B-2 एंड B इज ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। मतलब तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो देखिए A, B जो है वो कैसा है, उसके बारे में कहा गया है कि A बराबर है B-2 और B की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी है। तो पहले आप देख सकते हैं B कौन सी जगह पर रखा गया है, B रखा गया है दूसरी जगह पे, है ना, ये पहली जगह पर रखा गया है और ये दूसरी जगह पे। तो देखिए जो भी ऑप्शन है हमारे उनमें पहले हम देखेंगे कि B का मान तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ B का मान कितना है 4, क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है 8, ये ठीक है, 8 ये ठीक है और 7 ये ठीक है, यानी कि इन तीन में से कोई आंसर होगा। लेकिन अब देखते हैं दूसरी कंडीशन का यूज, यानी हम लोग करेंगे इसका यूज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्लियरली ये लिखा है कि जो पहला एलिमेंट है वो किसके बराबर है, वो दूसरे एलिमेंट से 2 कम है ना। ए बराबर B-2 का क्या मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है, इसका मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से 2 कम है। तो आप देख लीजिए जैसे अगर हम दूसरे को चेक करें, यहाँ पर कितना है हमारे पास 3 और यहाँ पर कितना है 8, तो अगर हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी ये गलत है। ये देखिए कितना है 7, 7 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे किसको 2 को, तो हमें 8 मिलेगा, नहीं। यहाँ देखिए ये हमारे पास है 8, 8 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा, यानी ये ठीक है। क्लियर है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप इसको दोबारा से भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला, जो कि है थर्ड वाला पार्ट। ये बहुत ही इजी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है। हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं, हमने रूल पढ़ा होगा आइलेट का, ठीक है ना, आइलेट। इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड से करेंगे। और फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा आई से होता है इनवर्स फंक्शन। अगर यहाँ पर इनवर्स होता है हम लोग उसको फर्स्ट मानते। एल फॉर होता है लॉगरिथम फंक्शन, अगर यहाँ लॉग दिया होता है उसको फर्स्ट मानते। या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट में ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब जो ई की पावर में होते हैं इस टाइप के। तो देखिए ई की पावर में जो फंक्शन है वो बिल्कुल लास्ट में है, उससे पहले हमारे पास जो एक्स है वो है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, और हम इसको फर्स्ट सेकंड से कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन और dx, ये पूरा आता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। x ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। तो अगर हम लोग इसमें से e की पावर x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर x x माइनस 1, यानी देखिए अब थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। तो देखिए हमें जो दिया गया है वो क्या है, हमें यहाँ पर दिया गया है 2x² d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। इसमें हमसे कोटि पूछी गई है ना। तो देखिए कोटि का मतलब क्या होता है,
कोटि का मतलब होता है इस पे ऑर्डर, है ना, इसका ऑर्डर पूछा गया है। और एक चीज और पूछी जाती है, क्या, घात, इसको हम लोग कहते हैं पावर। तो ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, अगर आपसे ये पूछ ले, है ना। ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम बार हम लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा बार अपकलन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको सबसे ज्यादा बार अपकलन कितनी बार किया गया है, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि इसको 2 बार अपकलन किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ इसको 1 बार किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा बार अपकलन किया जाता है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। तो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बार किया गया, इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 2। और कोटि की जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पूरे की घात कितनी है, इस पूरे की घात आप देखिए तो 1 है ना, तो इसकी घात कितनी होगी यहाँ पर, 1, ठीक है। इस तरह से हमें इसको जो है करना होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा इसका लास्ट पार्ट। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स परस्पर लंब हैं तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, जो कि कितना दिया है, 2i प्लस का j प्लस k, और जो वेक्टर बी गिवन है वो हमें दिया है i माइनस का 4j प्लस का लैम्डा k, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि दोनों वेक्टर लंब हैं। 2 वेक्टर अगर लंब होते हैं तो हमने पढ़ा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, यानी a डॉट b 0 होता है अगर 2 वेक्टर्स लंब होते हैं। तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग। तो डॉट आपको करना आता है, डॉट में क्या करते हैं, सीधे आई के कंपोनेंट की आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ, के की के साथ। तो देखिए 2 की जब आई के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1, मतलब 2 1 जा 2, माइनस 4 1 जा 4 एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी हमें, 2, ठीक है। लैम्डा पूछा जा रहा था तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ से हमारे जो है शॉर्ट आंसर्स अब शुरू होते हैं। तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कॉट इनवर्स इतने की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो हमें दिया होता है हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसको मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि लेट थीटा बराबर, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट थीटा दिया है हमें कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो यहाँ से कॉट को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3, ये हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास कॉट में कितने की होती है, तो 1/√3 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है, कॉट 30 की, नहीं सॉरी कॉट 60 की। और कॉट 60 कितना होता है, कॉट π/3। तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। लेकिन कंपेयर अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ से पहले माइनस को रिमूव करेंगे। तो देखिए मुख्य मान पूछा है हमसे, तो कॉट का जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉट इनवर्स x होता है उसका मुख्य मान 0 से पाई में बिलोंग करता है, ठीक है, 0 से पाई में। हमें क्या चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ से और देखना चाहें, हमें निकालना है यहाँ से अपना x। तो यहाँ देखिए जो कॉट है ये हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स x, यहाँ से यहाँ लाई करता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉट थीटा है वो कैसा है, निगेटिव। यहाँ हमारा कॉट थीटा कैसा आ रहा है, ये निगेटिव है। तो कॉट निगेटिव कहाँ होगा, अब देखिए 0 से पाई में कॉट कहाँ निगेटिव होता है, तो देखिए जरा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही क्वाड्रेंट आएंगे। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड में। तो सेकंड का मतलब क्या हुआ, तो इसके केस में जो हमारा कॉट थीटा होगा, जो हमारा कॉट इनवर्स एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा π/2 से लेके पाई तक, ठीक है ना, π/2 से लेके पाई तक। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस करके, है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/3। इससे क्या होगा, कॉट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो यहाँ हमारा क्या चल रहा है, कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ हमारा चल रहा है जो है कॉट थीटा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ से थीटा मिल जाएगा कंपेयर करने पे, सॉरी अभी इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट
और ये हो जाएगा हमारा 2π/3। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो 3π - π हो गया 2π/3। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई है 2π/3। तो इस तरह से जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड का खा पार्ट। सेकंड का खा पार्ट देखिए इसमें हमें क्या दिया है। इसमें हमसे कह रहा है कि f(x = mod x) x = 0 पर कॉन्टिन्यूस है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें दिया है f(x = तो देखिए mod x को हम लोग जानते हैं। mod का जो फंक्शन होता है वो दो फंक्शन ब्रेक होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये जो mod x है ये एक बार माइनस का x होगा, एक बार प्लस का x होगा। माइनस का x कब होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और प्लस का x कब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए फंक्शन की परिभाषा से। ठीक है, तो हमें x = 0 पर सतत दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कितने पर, x = 0 पर दिखाना है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले x = 0 पर LHL है ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा। तो देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। ये इक्वल किसके होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा रखना है, फंक्शन हमें रखना है जिसमें लिखा है 0 - h, मतलब 0 से कम। तो देखिए 0 से कम पर फंक्शन कौन सा डिफाइन है, यहाँ लिखा हुआ है जब x का मान लेस देन 0 है, मतलब जब x का मान 0 से कम है तब फंक्शन हमारा कितना है माइनस का x। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का x, लेकिन हम यहाँ पर x नहीं रखना है, हमें क्या रखना है माइनस तो लगा देंगे और x की जगह पर रखेंगे 0 - h। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा, और जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 0। ऐसे ही हमें निकालनी पड़ेगी क्या, x = 0 पर RHL यानी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट वाली को 0 प्लस से लिखते हैं f ऑफ x। तो ये कितनी लिखी जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा कौन सी है, ये देखिए नीचे 0 से ज़्यादा के लिए, जब x का मान 0 से ज़्यादा है तब फंक्शन हमारा प्लस का x है, तो प्लस का x लिखेंगे, लेकिन प्लस के x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 0 प्लस h। तो ये हमारा h ही हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और लिमिट रखेंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा, 0 आ गया। एंड अब अगर हम देखें लास्ट पार्ट एक और मैं यहाँ देख ले रहा हूँ कि तथा अगर हम निकालना चाहें फंक्शन की वैल्यू 0 पे, वो भी निकालते हैं हम लोग। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे 0 पे, यहाँ देखिए है ना इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है x है, x का मतलब जब इसमें 0 पुट करेंगे तो कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से f ऑफ 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 0, और फंक्शन पर उसकी वैल्यू कितनी आई है वो भी 0। तो हम लोग जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके बराबर है फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू के। इसका मतलब इट इम्प्लाइज जो हमारा fx है फंक्शन fx वो क्या है, हमारा जो fx है वो x = 0 पर सतत है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लिखना होगा। कॉन्टिन्यूस होने के लिए आपने पढ़ा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें फिर से हमें देखिए क्या दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि है xy और d2y/dx² प्लस x और dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y और dy/dx इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कोटि और घात बताइए। तो फिर से देखिए आप इसको सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कितनी बार करा गया है, तो आपको दिख रहा होगा 2 बार, यहाँ 2 बार किया गया है, यहाँ 1 बार किया गया है। ठीक है,
तो इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई 2। और अगर घात देखें तो घात क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो भी मैक्सिमम कोटि होती है, जितनी भी कोटि होती है अवकल समीकरण की, उसकी जितनी घात होती है, भाई इसकी घात कहलाती है, तो इसकी घात कितनी है, यहाँ पर घात इसकी है 1। ठीक है, इस तरह से आपको जो इसको लिख देना है और इसमें कुछ भी नहीं है करने को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कैसे लिया गया है, एलपी से, है ना, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग से, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि जो हमें ये अवरोध दिए गए हैं, इसके अंतर्गत इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमें उद्देश्य फलन दिया गया है वो कितना दिया है, z बराबर 3x प्लस 4y। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो हमें कंस्टेंट्स दे रखे हैं, तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स कितने दिए हैं हमें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और दिया है साथ में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन असमीकरणों को समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो जब आप समीकरण में बदलोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बदलेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी क्या आएगा सर, इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। क्लियर है ना, यहाँ से भी इक्वल टू जो असमीकरण होती हैं उनको हम लोग समीकरण में बदलते हैं और इसको डाल देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, इस समीकरण का मतलब जो रेखा आई हमारा उसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेखा आई है हमारे पास 2, सर्वप्रथम रेखा 2 जो कि कौन सी है, आप चाहें तो सीधे समीकरण लिख सकते हैं। सर्वप्रथम रेखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास टेबल होनी चाहिए, मतलब पॉइंट्स चाहिए हमें। तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल। यहाँ पर देखिए एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे। अब आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें x को 0 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिल जाएगा 4, और अगर हम लोग y को 0 पुट कर रहे हैं तो x कितना मिल रहा है 4। तो हमारे लिए पॉइंट्स कितने मिल गए 0,4 एंड 4,0। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स कितने आ गए 0,4 एंड 4,0। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग 0,0 को, है ना, 0,0 को इस असमीकरण में रखते थे, यानी इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। 0,0 असमीका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में रखने पर। देखिए सारी प्रोसेस वही है। अगर आप पिछला पेपर देख के आए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके 3 पार्ट्स मैंने उसको सॉल्व करा है, आप उसमें इसको देख सकते हैं। मैं बिल्कुल उसी की तरह फॉलो कर रहा हूँ उसमें प्रोसीजर। तो यहाँ हम लोग इसको पुट करेंगे 0,0 को। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब आप बताइए क्या 0 4 से छोटा होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी ये जो आया है रिजल्ट ये कैसा है, सत्य है, यानी विच इज ट्रू। अगर ये सत्य होता है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अतः जो अर्धतल है, अतः अर्धतल किधर है, मूल बिंदु की ओर है। और अगर ये गलत आता तो क्या लिखते, मूल बिंदु के विपरीत ओर है ना, अर्धतल मूल बिंदु की ओर है, ये हमने इसमें लिख लिया। अब अगर ये ऐसा है तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट्स आपके सामने हैं, पॉइंट्स कितने हैं 0,4 एंड 4,0। तो चलिए मान लीजिए लाइन ऐसे पास होगी और ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा कितना 4,0, और ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 0,4। ये पॉइंट हम लोग A सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट B एंड दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, जो कि होता है 0,0। तो अब हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास शेडेड रीजन आएगा वो क्या होगा, तो इसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये अपनी इनइक्वालिटी।
तो यहाँ देखिए पहली बात तो ये आई थी कि जो ये जो इनइक्वालिटी है हमारे पास फर्स्ट वाली, इसमें लिखा था कि जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर है, इस लाइन से ये लिखा था। यानी ये जो लाइन खींची है अभी हम लोगों ने, ये वाली जिसकी इक्वेशन थी x + y = 4, इससे जो रीजन होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। तो यानी इससे नीचे का रीजन होगा, इससे तो नीचे का होगा, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि x > 0 एंड y > 0, मतलब x से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी x के ऊपर का पार्ट और y के आगे का पार्ट, तभी तो पॉजिटिव होगा। यानी इससे इधर का पार्ट और y x से ऊपर का पार्ट, यानी टोटल पार्ट आ जाएगा ये। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, यानी फिजिबल रीजन। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र। अब हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो पॉइंट कौन से होते हैं, वो पॉइंट लेते हैं हम लोग जो इस रीजन में आते हैं। तो इस रीजन में हम लोग देख पा रहे हैं ये पॉइंट भी आ रहा है O वाला, पॉइंट A भी आ रहा है और पॉइंट B भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम लोग Z की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही Z की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख पाएंगे कि अतः सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा, OABO है। ठीक है, जिसके शीर्ष बिंदु ये सब हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे इन पर क्या, Z का मान। तो हम लोग क्या निकालेंगे अब जो है Z का मान। उसके लिए हमें अगेन टेबल चाहिए होती है, तो हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग एक तरफ लिखते हैं शीर्ष बिंदु, है ना, एक तरफ हम लोग लिखते हैं शीर्ष बिंदु और दूसरा लिखते हैं हम लोग Z की वैल्यू। Z कितना है हमारे पास, 3x + 4y। तो शीर्ष बिंदु कितने थे, एक तो था 0 0, दूसरा है 4, 0 और तीसरा है 0, 4। ये वैल्यू आप x और y की Z में पुट करिए तो यहाँ से तो हमें 0 ही मिलेगा, और जब आप 4, 0 रखेंगे तो यहाँ से 12 मिलेगा और ये रखेंगे तो यहाँ से 16 मिलेगा। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, Z का अधिकतम मान। तो आप बताइए Z की अधिकतम वैल्यू कितनी आई यहाँ से, तो क्लियरली दिख रहा है कितनी आई है, 16। तो आप यहाँ से नई लाइन से क्या लिख देंगे कि अतः Z का अधिकतम मान कितना है, 16 है। इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है ना, यानी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि ये आपको लॉन्ग में भी मिल रहा है, 5 मार्क्स में मिल रहा है और एक 1 मार्क्स का भी आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड का लास्ट पार्ट। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही आपको दिख ही रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, यानी क्या गिवन है हमारे पास, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो कि गिवन है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कितनी गिवन है, 4/13। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A अपॉन B की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग उसी की प्रोबेबिलिटी से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वैल्यू दी है हमें कितनी है, 4/13 एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी दी है, 9/13, यानी 9/13। देखिए 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा, 4/9। तो यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 4/9। चलिए अब हम लोग आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक सेट A है इतना, B है इतना, तो A और B में नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, यानी संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर P हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट B है जिसमें Q हैं, तो अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि A से B पर कितने रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होता था, 2 की पावर PQ। ध्यान है आपको, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर PQ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ हमें गिवन है
यानी यहाँ लोग लिखेंगे कि दिया है जो सेट ए है वो हमें कितना दिया है 1, 2। तो यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए ए के अंदर कितने अवयव हैं, तो 2 अवयव हैं, एक है एक 2 है, तो टोटल अवयव कितने हो गए 2। ऐसे ही हमें दिया है सेट बी है 3, 4। इसमें भी अगर हम देखें तो अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी 2। तो हम लोग अगर निकालना चाहें क्या, संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंधों की संख्या, तो वो हम लोग जानते हैं कैसे लिखी जाती है। वो संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर, देखिए जितने भी संख्या होती है ए में वो, और उसकी मल्टीप्लाई जितने भी बी में होते हैं वो, यानी 2 की पावर 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो नंबर ऑफ रिलेशंस इतना होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा इसमें आंसर। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको जल्दी कराऊं, जिससे कि आपको थोड़ा टाइम सेव हो, है ना। और फिर भी एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं मैं पूरे सेट को इसको सॉल्व करवाऊँ। मैं इसकी कोशिश करूंगा कि दूसरी वीडियो में कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो इसको भी मुझे थर्ड पार्ट मतलब 3 पार्ट्स में करना होगा कम्प्लीटली, ठीक है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, यहाँ मुझे दिया गया है कि y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास dy अपॉन dx बराबर, देखिए a तो कांस्टेंट है, sin x का कितना हो जाएगा cos x, प्लस b तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन cos x का कितना हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, तो हम इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, है ना, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अगर हम करेंगे तो यहाँ से इसका हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, देखिए a तो ऐसा ही cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। एंड ये हमारे पास है प्लस का b, और माइनस sin x का कितना होगा प्लस का cos x, ठीक है। तो अगर हम इसमें से देखें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा a sin x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का b cos x, ये बचेगा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको डाल दूं इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 से अगर आप ध्यान से देखें तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर माइनस, ये वैल्यू देखिए समीकरण नंबर 1 से देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं क्या करूँगा d2y ओवर dx स्क्वायर, y को इस साइड ले आऊँगा तो प्लस का y इक्वल्स टू 0। यही हमें क्या करना था प्रूफ, है ना, यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है 2 वेक्टर्स का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए, यानी है ना, हमसे कह रहा है कि इनके बीच का एंगल निकालिए। तो आपने देखा होगा अगर हमें 2 वेक्टर दिए होते हैं तो उनके एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट b अपॉन मॉड a एंड मॉड b, ये फॉर्मूला होता है। सिंपली हम इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है हमें यहाँ पर, वेक्टर a मान लेता हूँ मैं, वेक्टर a मुझे दिया है i माइनस का 2j प्लस का 3k, एंड जो वेक्टर b गिवन है वो गिवन है मुझे 3i माइनस का 2j प्लस का k। तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से एंगल, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ठीक है।
तो देखिए ए डॉट बी तो डॉट करना आपको आता ही होगा, कितना ईजी है, सीधे सीधे कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करिए, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 एंड प्लस 3 इंटू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू बी का मॉड लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1। तो हम लोग इसको देखिए कितना हो गया, सॉल्व करने के बाद में ऊपर हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 14 और ये हो गया ये भी अंडर रूट 14। तो कुल मिला के हमारे पास हो गया है ये 3 और 3 6 और 4 10 यानी 10/14। इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो कितना आएगा 5/7 है ना, 5/7। तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 5/7। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा cos इनवर्स 5/7, क्योंकि हमसे एंगल पूछा गया था, तो ये जो होगा ये क्या होगा एंगल थीटा, यही हमारा आंसर होगा। इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, ये जो है घा वाला पार्ट ये फिर से किससे लिया गया है, प्रोबेबिलिटी से। देखिए इसमें कह रहा है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को 3 स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ए बी सी, तो उन तीनों के द्वारा सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है हमें, ठीक है ना। मतलब ए के द्वारा हल करने की संभावना, यानी ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/3 और सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/4। ये हमें चीज गिवन है। ये चीज अगर हमें गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है, तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए क्या होगी, मतलब प्रश्न हल हो जाए इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो अगर मुझे ये निकालना है तो देखिए हल तो कई तरह से हो सकता है। अगर मान लीजिए 3 लोग किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें से अगर सिर्फ ए कर दे तब भी प्रश्न हल हो जाएगा, सिर्फ बी कर दे बाकी दोनों ना कर पाए तब भी हल हो जाएगा, सी हल कर दे ये दोनों ना कर पाए तब भी हल हो जाएगा, ये दो हल कर दें एक ना कर पाए तब भी हल हो जाएगा, यानी इस तरह से कई संभावना बनेंगी। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करें, इससे अच्छा ये है कि हम ये निकाल लें कि प्रश्न हल ना हो पाएगा, है ना, प्रश्न हल नहीं होगा इस बात की अगर हम प्रायिकता निकाल लें तो हमें उसको निकालना आसान होगा। तो हम लोग देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो हम लोग इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि हम निकालेंगे यहाँ से प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता है ना। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि प्रश्न हल होने की प्रायिकता है, यानी हम इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 अपने पढ़ा होगा कि किसी इवेंट का होना और प्लस किसी इवेंट का ना होना, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से पीई निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 1 - किसी इवेंट का ना होना, है ना, पीई किसी इवेंट का होना किसके बराबर होगा 1 - किसी इवेंट का ना होना, ये होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, किसी इवेंट का ना होना। अब ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये हमें किसी प्रश्न के हल होने की दे रखी है, हमें यहाँ से लिखना है हल ना होने की। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए एक में से माइनस करेंगे हम, क्या क्या माइनस करेंगे कि अगर प्रश्न एक ए के द्वारा भी हल ना हो, तो ए के द्वारा हल ना हो इसका मतलब 1 - पी है, ठीक है, इंटू 1 - पी बी के द्वारा भी हल ना हो और इंटू 1 - पी सी। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें निकालना तो ये है कि प्रश्न हल हो जाए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि 1 - प्रश्न हल ना होना। अगर हम 1 में से प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता घटा देंगे तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, प्रश्न को हल होने की प्रायिकता, है ना। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, वैल्यू डाल दीजिए आप सिर्फ 1 - इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 एंड 1 - 1/3 एंड 1 - 1/4। तो ये इस तरह से कितना आएगा 1 - इसको सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2, 1 में से 1/3 जाएगा तो 2/3 और जब 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आया 1 - 1/4। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा हमारे पास 3/4। तो प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी आई है 3/4। इस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है 4th क्वेश्चन है, ठीक है, 4th का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन दिया गया है आपको ये एक वर्धमान फलन है।
वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन लगातार इंक्रीज करे, फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे, हमें बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए, इस तरह का। तो देखिए हमें क्या दिया है, हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका दिखाएंगे कि हमें गिवन है कि जो फंक्शन दिया है हमें f(x) वो दिया है 7x - 3 और हमसे रियल नंबर के सेट पर पूछ रहा है वो, है ना। r पर एक वर्धमान फलन है, यानी पूरे रियल नंबर पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। उनको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अवकलन करेंगे तो f(x) का कितना होता है f'(x) और 7x का अगर आप करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास f'(x) कैसा आया, 7 आया। कितना आया, 7 आया। तो आप ये देखिए कि 7 वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर f'(x) हमारा पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तब हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, वर्धमान है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः जो फंक्शन है हमारा f(x), अतः जो फंक्शन है f(x) वो r के, रियल नंबर पे पूछ रहा था ना, तो वो r के प्रत्येक मान पर, r के प्रत्येक मान पर कैसा है, वर्धमान है। या प्रत्येक अंतराल पर ऐसे लिख सकते हैं, r के प्रत्येक अंतराल पर कैसा है, वर्धमान है। वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी जो वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सदिश a + b और a - b से b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें a और b दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें हमसे कह रहा है कि a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, तो a + b और a - b। देखिए जैसे मानिए हमारे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये सपोज वेक्टर a है एंड ये सपोज हमारे पास वेक्टर b है। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ दें, ठीक है, दोनों वेक्टर्स को इसको पास में लाके इससे जोड़ दें, जब से जोड़ेंगे तब भी हमें इसी समतल में एक वेक्टर मिलेगा, यानी इसी प्लेन में मिलेगा a + b वेक्टर। और अगर हम इन दोनों को घटा दें तब भी हमें वेक्टर कहाँ मिलेगा, इसी प्लेन में मिलेगा। तो हमसे कह रहा है कि जो इनको जोड़ने पे और घटाने पे जो वेक्टर्स आएंगे उन वेक्टर्स के लंबवत निकालना है। तो देखिए इस प्लेन के लंबवत सदिश क्या होगा, ये वाला लंबवत यही होता है, और ये क्या होता है, ये होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोगों को मेनली करना क्या है, तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से a + b, ठीक है ना। तो चलिए आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है वेक्टर a, लिख सकते हैं आप, जो दिया है वो लिख देना आप, और जो वेक्टर b गिवन है ये वो लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधे निकालता हूँ अब क्या, a + b, हमसे ये पूछा गया था। तो a + b कैसे निकालेंगे, i को i के साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2i, j को j के साथ जोड़िए तो कितना होगा 3j, एंड k को k के साथ तो 4k। और साथ ही हम निकालते हैं यहाँ से a वेक्टर - b वेक्टर। तो a - b कितना आएगा, यहाँ से i - i 0 हो जाएगा, एंड j - 2j हो जाएगा माइनस का j, एंड k - 3k हो जाएगा माइनस का 2k। इस तरह से हमें दोनों वेक्टर्स मिल गए हैं, हमें निकालना है इनका क्रॉस। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए a + b, मतलब हम लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं इसको कि a + b तथा a - b के लंबवत सदिश, है ना, यानी इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के लंबवत सदिश। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे कि a + b और इसका क्रॉस करेंगे किसके साथ, a - b के साथ। तो कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k। a + b के कोएफिशिएंट कितने हैं 2 3 4, तो 2 3 4, और a - b के कितने हैं, i तो 0 है, j -1 है और k -2 है, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। i को ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 2 -6 प्लस का 4 माइनस j लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से आएगा आपका -4
-0 एंड प्लस, जब k लिखेंगे तो ये कितना आएगा -2 -0। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा हमारे पास -2i, और यहाँ से आ जाएगा +4j, माइनस माइनस +4j, और ये हो जाएगा -2k। ठीक है, -2k। ये जो आया है ये हमारे पास लंबवत सदिश आया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमसे पूछा जा रहा था लंबवत मात्रक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यानी इस वेक्टर को हम सपोज मान लेते हैं कि वेक्टर ये डी है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये वेक्टर डी है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये डी वेक्टर आ गया है, लेकिन हमसे डी वेक्टर नहीं, हमसे मात्रक सदिश पूछा गया था, यानी हमें निकालना है डी कैप। और डी कैप क्या होता है, वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ डी। ठीक है ना, तो वेक्टर डी जो कि हमारे पास है ही कितना है, -2i +4j, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंबवत मात्रक सदिश, उसको लिख सकते हैं क्या, मात्रक सदिश, जो कि हमसे पूछा जा रहा था। तो डी कैप कितना हो जाएगा, डी वेक्टर अपॉन डी, तो डी वेक्टर कितना आ रहा है हमारे पास -2i +4j -2k, और अपॉन इसको डिवाइड कर देंगे इसकी डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना होगा, आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, i j k के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम करते हैं। ठीक है ना, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये +4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -2 का स्क्वायर फिर से 4, तो ये हो जाएगा आपके 16 और 4 20 और 4 24, यानी 1/√24, 1/√24। इसके साथ में -2i +4j एंड -2k, इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन, ये भी वेक्टर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि ए और बी हमारे पास दो साइड्स हैं एक समांतर चतुर्भुज की, यानी देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, संलग्न भुजाएं, मतलब एक साइड ये दी है और एक साइड ये दी है। इसको मैं सपोज मान लेता हूँ वेक्टर ए, इसको मान लेता हूँ वेक्टर बी। तो आपने वेक्टर्स के एप्लीकेशन में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन के, कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है और हमें साइड्स दी हुई हों तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, है ना, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ ABC और D। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है मेरे पास, ये होता है L इक्वल्स टू, या एरिया इक्वल्स टू A क्रॉस B, ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आप इसको वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B भी गिवन है, तो काफ़ी इजी है इसको फाइंड करना। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पर होता है हमारे पास ये, है ना, तो किस तरह से निकालेंगे हम इसको, मॉड ऑफ क्रॉस निकालने के लिए हमारे पास हमें एक डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है, तो कैसे निकालेंगे इसको, i j k, a की वैल्यू कितनी है 3 1 4, और b की वैल्यू कितनी है 1 -1 और +1, ये तो डिटर्मिनेंट है, और ये मॉडुलस। ठीक है ना, डबल डबल हम यूज करेंगे, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये अंदर कितना आएगा, i ओपन करना आपको आता ही होगा, 1 +4 माइनस का j, और ये हो जाएगा 3 -4 प्लस का k, और इसको सॉल्व करने के लिए कितना आएगा -3 माइनस का 1। तो देखिए मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5i, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का j, और ये हो जाएगा -4k। तो इसका मॉड जब आप लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, √25 + 1 + 16, यानी कि ये हो गया हमारे पास 25 और एक 26, 26 और 16 42, यानी ये हो गया √42। और ये देखिए क्या है, ये एरिया है, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में, है ना, यानी वर्ग इकाई में। क्लियर है, सबसे पहले सिंपल है, जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए बोर्ड में आपको कोशिश तो ऐसे ही करनी है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे जो भी चीज़ें हमें दी हुई होती हैं हम लोग सबसे पहले उसको लिखते हैं गिवन करके, है ना, जो भी चीज़ें हमें दिया है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिखते हैं गिवन, और उसके बाद हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो पी है। तो हमसे कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए है ना, परस्पर अपवर्जी हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती। अब देखिए अगर दो घटनाएं ऐसी हैं जो एक साथ नहीं घटित हो सकती, जैसे मान लो E1 और E2 कोई दो घटनाएं हैं। जैसे मैंने एक टॉस को फेंका है ना, मैंने एक कॉइन को टॉस करा। टॉस करने पे क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब E1 और E2 घटनाएं कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी हैं। अगर अपवर्जी घटनाएं हैं मतलब उन दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन कैसा आएगा? फाई आएगा। और हमें मालूम है फाई इंटरसेक्शन की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो कितनी आती है? 0, है ना। कैसी आती है? 0। तो कुल मिला के हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कैसा है? 0। बस ये बात थी इसमें जो आपको समझनी थी। अगर आपको इतनी चीज समझ में आती है तो फिर आपका काम हो गया। देखिए मैं इसका किस तरह सॉल्यूशन करता हूँ। चीजें हमें जो दी हैं वो तो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। पहले मैं इसको जगह कर लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम लोग वही जो हमें जितने भी यहाँ पर चीजें दी हैं वो हम लिखते हैं। दिया है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी है? 1/2। फिर हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो गिवन है 3/5 और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि है पी। हमें इसी को फाइंड करना है। अब साथ में हमें ये भी दिया है कि घटनाएं अपवर्जी हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस, है ना, हम लोग लिखेंगे कि सिंस जो घटनाएं हैं, घटनाएं कौन सी? ए और बी, इन्हीं दो की बात चल रही है। घटनाएं ए व बी कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी हैं। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो हमें मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इनके इंटरसेक्शन की वो क्या होगी? 0, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। इसका हम यूज करेंगे। तब अब हमें क्या फाइंड करना है? तो अब देखिए हम लोग उसको किस तरह से यूज करेंगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो होता है हमारे पास क्या? पी ए प्लस पी बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए पी ए यूनियन बी कितना दिया है हमें? 3/5 क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है? पी माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितनी है? 0 है, अभी हमने देखा। अब हम इसको जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी, यही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए आप? सॉल्व करना हमें इसको। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10। 5 2 10, 2 3 6, माइनस 2 5 10, 5 1 5। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई? 1/10। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए सिर्फ इसको, ठीक है ना। तो p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/10। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। और जो भी चीजें क्वेश्चन में दी हुई होती हैं उन सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है ना। कोई भी चीज आपको फालतू में नहीं दी जाएगी बोर्ड के पेपर्स में। तो आप देख सकते हैं वहाँ जो कुछ भी लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी ने इसको स्किप कर दिया, अगर उसने नहीं पढ़ा कि परस्पर अपवर्जी है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया है या फिर वो उसको सही से सॉल्व ना कर पाए। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये देखिए ये लॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो होगा ही। तो हम लोग इसको करते हैं और ये हमारा आज का लास्ट पार्ट होगा। मतलब इसके जो भी होंगे 3-4 पार्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी के जो आगे क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग
उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ इसको देखते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में ये जो रिलेशन डिफाइन करा है a, b, जो कि डिफाइन है कि संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, इसके द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब हमें इसको क्या सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है, और जबकि संबंध इस तरह से डिफाइन है। अगर आपने संबंध वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन वाला, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको खुद से इमेजिन करके और सोच कर लिखनी पड़ती हैं। ये चैप्टर और चैप्टर की तरह नहीं है कि आप इसको बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व होता चला जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है ना। तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमें सिद्ध करना है कि संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध। तो मैंने आपको पढ़ाया था तुल्यता में क्या होता है, 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं हमें। कौन कौन सी? सबसे पहले तो फंक्शन स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरी बात फंक्शन सममित होना चाहिए, और तीसरी बात फंक्शन कैसा होना चाहिए, संक्रामक, है ना। अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी सिद्ध करना आती हैं, आप तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तीनों एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसके लिए, स्वतुल्यता के लिए, ठीक है। पहली कंडीशन हम लोग किसकी चेक करेंगे, स्वतुल्यता, इसको चेक करेंगे। तो स्वतुल्यता का मतलब क्या होता है, स्वयं से तुलना, है ना, यानी एलिमेंट की स्वयं से तुलना करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, और देखिए ये जो फंक्शन है किस पे डिफाइन किया गया है, ये जेड पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि माना एक कोई एलिमेंट ले लिया हमने a, जो कि जेड में बिलोंग करता है, ठीक है। यानी एक इंटीजर से हमने एक एलिमेंट ले लिया a, और हमने क्या माना, हमने ये माना कि जो a, है वो R में बिलोंग करना चाहिए। स्वतुल्य होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट कोई खुद से तुलना करते हैं। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि अगर हमने a लिया है तो a, कहाँ बिलोंग करता है, सेट R में। यही माना है कि सेट R में बिलोंग करता है। तो ये सेट R में बिलोंग कब करेगा, जब R की कंडीशन को फॉलो करेगा। और R मतलब रिलेशन में होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, देखिए a - b करा है, यानी पहले का दूसरे से जो डिफरेंस होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी संख्या 2 उसको विभाजित करती हो। अगर ऐसा होगा तभी ये दोनों एलिमेंट R में होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो देखते हैं कि ये होंगे या नहीं होंगे। तो हमने ये माना है कि a, रिलेशन R में रहता है। अगर a, रिलेशन R में है तो ये R की परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा, जो कि ये कहती है कि a - b 2 से विभाजित है। तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो यहाँ से आएगा a - 2 से विभाजित है। इसका मतलब यही तो हुआ। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि a, R में है, और R का मतलब ये है कि संख्या 2 से विभाजित होगी इनका डिफरेंस, तो इसका मतलब यही है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि a - a कितना हुआ, 0 हुआ, यानी जो 0 है वो 2 से विभाजित है। अब आप बताइए कि क्या 0 2 से कटता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कैसा है, सत्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था वो भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a जो हमने माना था वो वास्तव में a में बिलोंग करता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एवरी एलिमेंट, इंटीजर का जो हर एलिमेंट होता है उसका पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब वो रिलेशन स्वतुल्य होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ हम लिखेंगे कि जो a, है वो बिलोंग करता है कहाँ, रिलेशन R में। और किसके लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, प्रत्येक a के लिए जो इंटीजर में होगा, यानी इंटीजर के सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो हमारा R है वो कैसा है, इट इम्प्लाइज जो R है वो स्वतुल्य है, ठीक है। यानी R जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये पहली प्रॉपर्टी सिद्ध हुई है। अभी 2 और बाकी हैं। अगर वो दोनों में से कोई एक नहीं होती है तो फिर ये तुल्यता संबंध नहीं होगा।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दूसरा है या नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? सममितता, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। तो सममितता में हम लोग क्या करते हैं? सममितता में हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो हम लोग लेते हैं कि माना हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, कहाँ के? जेड के। और इस तरह से लिए हमने ये भी माना कि जो ए कॉमा बी है वो कहाँ बिलोंग करता है? आर में। अब आपको मालूम है आर का मतलब रिलेशन में। तो सममितता कब होती है? अगर ए और बी आर में है तो बी और बी कॉमा ए को भी आर में होना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने ये माना है कि ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो अगर ये सममित होना है तो इसमें क्या होना पड़ेगा? बी कॉमा ए, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है भी कि बी कॉमा ए आर में होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर हमने ये माना है कि ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो होगा वो 2 से विभाजित है, क्योंकि अगर r में है तो r की कंडीशन को भी तो फॉलो करेगा, विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज जो a माइनस बी है वो कितना होगा? उसको हम लिख सकते हैं 2m होगा, मतलब 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर 2 से विभाजित है तो 2 के कितने भी तो बार लगेंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें लगेगा। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से हमारे पास जो है आएगा तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अगर मैं इसको इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखिए अगर दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, अगर दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी अगर 2 का मल्टीपल है तो अगर मैं b माइनस ए करूँगा तो वो भी तो 2 का मल्टीपल होगा, बस निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे मान ली मैंने एक लिया 2 एक लिया 4, तो अगर मैं 2 में से 4 को घटाऊंगा, चलिए पहले मैं कर लेता हूँ 4 में से 2 को माइनस, है ना। अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। ये जो होगा ये 2 से कट जाएगा, है ना, यानी ये 2 से विभाजित होगा। अब अगर मैं 2 माइनस 4 निकालूं, 2 माइनस 4 ये कितना आएगा? -2। अरे भाई ये भी तो 2 से कट जाएगा, ये भी तो 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे लिख लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो b माइनस ए है वो कितना है? वो 2 से विभाजित होगा, है ना, 2 से विभाजित है। तो अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि b कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो देखिए यहाँ हमने लिखा था कि अगर a कॉमा बी आर में है, इसका मतलब a माइनस बी 2 से विभाजित है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है इसलिए a कॉमा बी आर में है। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है इसका मतलब है b कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करता है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लेके चले थे? हम लोग लेके चले थे कि a कॉमा बी रिलेशन में है और हमारे पास क्या आ गया कि b कॉमा ए भी रिलेशन आर में होगा। तो अतः इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिलेशन जो आर है वो सममित है, ठीक है ना। इसका मतलब जो आर है वो सममित है। मैं आपको बताया था यही कंडीशन होती है सममित की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, आखिरी पार्ट। अगर वो भी हो गया तो हम कह देंगे ये तुल्यता संबंध है, और वो होगा क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास उसको हम लोग कहेंगे संक्रामक, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है? इसमें हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना, और 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी और सी। और हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है, बी और सी रिलेशन आर में है, तो हमें सिद्ध करना होता है कि ए और सी भी रिलेशन आर में होगा। तो हम लोग पहले मानते हैं क्या कि माना ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तथा
बी कॉमा सी आर में बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा वो 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित है। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे कि ए माइनस बी बराबर 2 एल लिख लीजिए चाहे, है ना। और एल जहाँ क्या है, पूर्णांक होगा, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से अगर हम देखेंगे कि बी और सी भी आर में है, इसका मतलब हुआ कि बी माइनस सी 2 से विभाजित है। बिल्कुल मैं परिभाषा से चल रहा हूँ, है ना। अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल सेम चीजें करी जा रही हैं। अगर b माइनस सी 2 से विभाजित है, इसका मतलब b माइनस सी बराबर 2m, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 और 2 को मैं जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा मुझे a माइनस का b प्लस b माइनस सी। ठीक है, और इसके बराबर में क्या आएगा, 2l प्लस 2m। तो यहाँ देखिए b से b कैंसिल, ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर 2 कॉमन लेने के बाद में l प्लस m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस सी है वो भी 2 का मल्टीपल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a माइनस सी है वो भी 2 से विभाजित है। a माइनस सी 2 से विभाजित है, तभी तो उसको लिख लिया मैंने 2 के साथ में विभाजित है। अगर ये मतलब है तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन R में। क्लियर है, रिलेशन R में। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, हम लेके चले थे कि a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, तो हमें सिद्ध क्या करना था कि a कॉमा सी भी कहाँ होगा, R में होगा। तो देखिए हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, a कॉमा सी भी कहाँ होगा, R में होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार ये जो हमारा रिलेशन देयरफॉर जो R है वो हमारा कैसा हुआ, वो संक्रामक भी है। अतः रिलेशन R संक्रामक है। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट को समराइज करके लिखेंगे। क्या, नई लाइन से आप लोग खुद से लिख देना कि चूंकि रिलेशन R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसीलिए रिलेशन R कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये पूरा इसका एक आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख दीजिए बाद में कि चूंकि ये रिलेशन R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः रिलेशन R कैसा होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, यानी सारणिक का। तो ये भी एक क्वेश्चन जरूर आता है 5 मार्क्स का। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रो और कॉलम की प्रॉपर्टीज को लगाना आना चाहिए, है ना, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। एक बार ध्यान रखिए, अगर आप रो ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन में रो से ही सॉल्व करिए। अगर आप कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो आप कॉलम ही पूरे क्वेश्चन में लगाइए, मिक्स नहीं करना है। अगर आपने मिक्स कर दिया तो फिर क्वेश्चन आपको काफी घुमा देगा, है ना, काफी टाइम आपका ले जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो रो को देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमारे पास है b प्लस सी, यहाँ है b, यहाँ है c। तो अगर मैं इसमें से ऊपर वाली रो में से इन दोनों को घटा दूं तो मुझे यहाँ पर b और c दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरी कोशिश यहाँ पर ये होती है कि जितने ज़्यादा जीरो बना पाए हम लोग। यहाँ सॉल्व करने का मतलब जितने जीरो बना पाओगे उतना आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊँ इसमें, मैं स्टार्ट करता हूँ, जो रो 1 है उसको मैं रिप्लेस कर दूँ, रो 1 में से माइनस कर दूँ R2 और R3 को। ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट रो को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, R1 माइनस R2 माइनस R3 के साथ। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, पहली रो जो कि है b प्लस सी, इसमें से माइनस कर दो सेकंड रो यानी माइनस का b, और इसमें से माइनस सी। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आएगा a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, यहाँ से आएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। और सेकंड और थर्ड में तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, तो सेकंड तो ऐसी आ जाएगी b सी प्लस ए बी, और यहाँ से आ जाएगी सी सी ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आप देखिए तो b से b कैंसिल, यहाँ c से ये c कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, और यहाँ पर भी a से a कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है यहाँ तो जीरो, यहाँ b, यहाँ c।
उसके बाद में यहाँ आया है माइनस का 2c, यहाँ पर आया है c प्लस ए और यहाँ पर c, यहाँ आया है माइनस का 2b, यहाँ पर b और यहाँ पर a प्लस बी। क्लियर है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग खोल देते हैं जैसे हम लोग खोलते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो इससे कैसे खोलूंगा, प्लस का 2c। देखिए जीरो को तो एक्सपेंड करना बेकार है क्योंकि वो तो सारा जीरो कर देगा, तो मैं अब सीधे यहाँ से खोलता हूँ। प्लस का 2c, इसको खोलेंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा। b की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी a प्लस बी के साथ। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, b इंटू ए प्लस बी माइनस इस c की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे माइनस 2b के साथ, नहीं सॉरी, c की मल्टीप्लाई इस वाले b के साथ, तो ये आ जाएगा bc माइनस का 2b बाहर निकाल दिया और ये देखिए प्लस है ना, माइनस नहीं है यहाँ पर। ये हो गया, ये और ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास bc और माइनस c की मल्टीप्लाई c प्लस a के साथ, ये मुझे करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली सॉल्व करना रह गया बस। तो देखिए 2c और अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस bc और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2b, इसके अंदर वाले ब्रैकेट में आ जाएगा bc माइनस का c स्क्वायर माइनस ac। अब हम इसकी और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंदर आ जाएगा 2abc माइनस 2c, सॉरी प्लस का हो जाएगा ये 2cb स्क्वायर और माइनस का 2bc स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर c प्लस का 2bc स्क्वायर एंड प्लस का 2abc। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2b स्क्वायर c माइनस का है, ये प्लस का है, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2bc स्क्वायर, ये माइनस का 2bc स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2bc और 2bc कितना हो गया 4abc। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्लियर है, एक ही बार ऑपरेशन लगाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट। इसमें हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए। तो जो हमें दिया है वो क्या है, y बराबर साइन x की पावर cos x। तो ये आपने पढ़ा होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर यहाँ पर लॉग लेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ से log y बराबर cos x log sin x। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, है ना। तो अब हम लोग इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से क्या आएगा, log y का 1/y और y का आएगा dy/dx बराबर। इसको देखिए, इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट सेकंड से, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो देखिए cos x ऐसे ही, log sin x का करेंगे तो कितना आएगा 1/sin x और sin x का करेंगे तो कितना आएगा cos x, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन ऐसे ही यानी log sin x ऐसे ही, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ से dy/dx। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाई ऊपर इंटू, ये देखिए cos x ऐसे ही इंटू cos अपॉन साइन हो जाएगा cot x माइनस sin x इधर आ जाएगा और log sin x ऐसे ही, है ना। इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमसे सिर्फ अवकलन पूछा गया था। तो बाई का आप मान डाल दीजिए, बाई का मान कितना है sin x की पावर cos x, है ना, और उसके अंदर क्या है cos x इंटू cot x माइनस sin x और साथ में log sin x। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। ये काफ़ी इजी डाल दिया था 5 मार्क्स में, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन,
ये इसका फोर्थ वाला पार्ट, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से, निश्चित समाकलन से, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल से। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमें जो गिवन है इंटीग्रल आई इक्वल्स टू -π/4 से +π/4 और फंक्शन दिया है sin स्क्वायर x dx। तो देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx। तो यहाँ पर इसके दो केस बनते हैं, यहाँ पर इसके दो केस बनते हैं, क्या क्या, एक बार तो ये डबल हो जाता है ना, फंक्शन डबल हो जाता है और लिमिट 0 से a हो जाती है f(x) dx, और एक बार ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये डबल कब होता है, जब हमारा फंक्शन f(x) एक सम फलन होता है ना, यानी इवन फंक्शन। और यहाँ आपने पढ़ा होगा ये 0 कब होता है, जब हमारा f(x) एक विषम फलन होता है ना, यानी ऑड फंक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सम फलन और विषम फलन क्या होता है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), हमारे पास क्या है f(x), अब हम इसमें एक चीज पुट करते हैं, क्या, f(-x). देखिए अगर हम f(-x) रखते हैं और अगर वो f(x) के बराबर आ जाए तो हम ऐसे फलन को कहते हैं सम फलन। और अगर हमने f(-x) रखा और वो माइनस का f(x) आया तो हम इसको बोलते हैं क्या, विषम फलन। ठीक है, तो चलिए पहले हम चेक करते हैं जो हमारा फंक्शन है ये कैसा है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो है sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह पे रख के देखेंगे f(-x), तो देखते हैं क्या मिलता है, हमें यहाँ मिलेगा sin स्क्वायर -x। हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर x। और साइन स्क्वायर x क्या है हमारा f(x), यानी हमने f-x रखा और हमें क्या मिला, f-x रखने पे f(x) मिल गया। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कैसा होता है, सम फलन। और जब फलन सम होता है तो फिर परिभाषा लगती है ये पहली वाली। क्लियर है इतनी चीजें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि i बराबर ये फंक्शन डबल लिमिट 0 से π/4 और साइन स्क्वायर x dx। ऐसा हमने क्यों कर दिया, चूंकि हम लिखेंगे जो हमारा फलन है साइन स्क्वायर x वो एक सम फलन है, इसलिए। अगर ये विषम फलन होता तो इसका आंसर अभी क्या हो जाता, 0। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक, कौन सा, cos 2x का। आपने पढ़ा है cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर x को निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा मुझे 1 - cos 2x/2। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर दूंगा 1 - cos 2x/2। ये वैल्यू मैंने कहाँ से ले आया, मैं फॉर्मूले से। यहाँ आप देखिए इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास i क्या आ गया, i आ गया 0 से π/4 और यहाँ आ गया 1 - cos 2x और dx। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इसमें कुछ है नहीं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos 2x का होता है sin 2x और 2x का हो जाएगा अपॉन 2 इंटीग्रेशन। ठीक है ना, लिमिट 0 से π/4 है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनाता हूँ, तब तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। अब इसमें लिमिट पुट करके देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको सॉल्व करता ही हूँ अभी। तो देखिए हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, i बराबर, सबसे पहले अपर लिमिट आप रखेंगे तो यहाँ से आएगा π/4 माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे तो 2 × π/4 और अपॉन 2, ये होगी हमारे पास अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आप कितनी है, 0, तो 0 तो 0 ही हो गया, माइनस यहाँ रखेंगे आप तो हो जाएगा sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये तो बेकार रही। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आएगी, ये π/4 माइनस ये हो जाएगा यहाँ से 2 × 2 = 4 यानी sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया i बराबर π/4 - 1/2। तो यही इसका क्या होगा आंसर।
ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4 - 1/2। आप बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिर से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होगा, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बस इसको और देखिए, इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको रेखा का वेक्टर रूप आना चाहिए। रेखा का समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर a प्लस लैम्डा बी। ए प्लस लैम्डा बी, ये होता है रेखा का सदिश समीकरण। यहाँ पर देखिए मतलब क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस लाइन पे जो वेक्टर यहाँ स्थित होगा उसका स्थिति सदिश होता है वेक्टर ए, और ये रेखा जिस वेक्टर के समांतर होती है वो होता है वेक्टर बी। यहाँ से आता है हमारे पास r बराबर a प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है ये होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट, इसकी हम लोग इससे तुलना करेंगे और यहाँ से a और b निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको दिखी होगी क्या, कि अगर हम वेक्टर b को ध्यान से देखें, यहाँ देखिए वेक्टर b कितना दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और यहाँ भी देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6k, यानी ये दोनों ही रेखाएं किसी एक ही वेक्टर के समांतर हैं, ठीक है ना। यानी ये दोनों ही रेखाएं किसी एक वेक्टर के समांतर हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी निकालना तो और भी आसान है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें यही पता करना होगा कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। पता चल गया हमें, क्यों, क्योंकि इनके वेक्टर भी कैसे हैं, समान हैं। अगर इनके वेक्टर भी समान है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। तो चलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है वहाँ पर नोटिस करनी होगी, जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, वरना आपको टाइम लग जाएगा, है ना। आप हो सकता है गलती भी कर दें। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें जो दिया है, यहाँ पर जो हमें दिया है क्या क्या, पहली समीकरण दी है कि वेक्टर r बराबर i प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लैम्डा, फिर 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी हमें गिवन है वेक्टर r बराबर, वो दिया है हमें 3i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस म्यू और 2i प्लस 3j प्लस 6k, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना कर दें, है ना। समीकरण नंबर यानी समीकरण 1 व 2 की किससे तुलना कर दें, पहले की तुलना कर दें r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, तथा दूसरा क्या है r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर, ठीक है। अगर आप तुलना करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ से वेक्टर्स मिलेंगे। देखिए a1 वेक्टर कौन सा है हमारे पास, पहली रेखा में जो पहला वेक्टर क्या दिया है i प्लस 2j माइनस 4k। फिर हमें क्या मिलेगा a2 वेक्टर, वो मिलेगा दूसरी रेखा से, वो कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k वेक्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वेक्टर b को देखेंगे तो वो तो हमें एक ही मिलेगा, हमें दिख रहा है वेक्टर b1 और वेक्टर b2 तो बराबर ही हैं, तो उसको हम लोग वेक्टर b मान सकते हैं। वो कितना दिया है, वो दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k। और हमें दिख रहा है कि अगर दोनों वेक्टर समान होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं समांतर हैं। तो हमें दिख गया यहाँ से b1 वेक्टर b2 वेक्टर के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अतः रेखाएं समांतर हैं। तो अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम, है ना। तो हम निकालेंगे तब उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, d। और फॉर्मूला क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वो होता है हमारे पास वेक्टर b क्रॉस
वेक्टर a2 माइनस a1 एंड अपॉन मॉड b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए b का क्रॉस a2 माइनस a1 के साथ। तो हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, a2 माइनस a1 वेक्टर। तो a2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 3 में से 1 गया तो 2i, और 3 में से 2 गया तो प्लस का j, और माइनस 5k में से आप ऐड करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हम निकाल लिया a2 माइनस a1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, सॉरी, अब हम लोग निकालेंगे इनका क्रॉस। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1। तो आपको क्रॉस करना आता है, ये क्रॉस किस तरह से करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग i j और k। सबसे पहले लिखा गया है b, तो आप b के कंपोनेंट लिखेंगे। b के कंपोनेंट कितने हैं, 2 3 6, तो 2 3 6। और a2 माइनस a1 के कंपोनेंट कितने आए हैं, 2 1 माइनस 1। ठीक है, 2 1 माइनस 1। देखिए हम लोग जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी, मैं सीधे इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है ना, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 9i प्लस का 14j और माइनस का 4k, ये हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो अब इसकी वैल्यू को उठा के हम लोग किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, आप ये सब नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं सीधे इसको पुट करूँगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई थी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, d बराबर वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर एंड अपॉन मॉड ऑफ b, ये था। हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी अभी ऊपर, b क्रॉस a2 माइनस a1 की, वो कितनी आई थी, वो आई थी माइनस का 9i, फिर था प्लस का 14j, प्लस का 14j माइनस 4k, और अपॉन b का मॉड। तो b हमारे पास कितना था, आपको पता है, ऊपर लिखा होगा, उसमें से हम इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड किस तरह देखते हैं, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, और 4 का हो जाएगा 16, सॉरी 6 का हो जाएगा 36, है ना, 36। तो अब इसको जो है सॉल्व करिए, हमें ऊपर इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड कितना आएगा, अंडर रूट, ऊपर का मॉड आएगा 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना, 14 का स्क्वायर आएगा 196, और 4 का स्क्वायर 16, और अपॉन नीचे देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 और 4 13, यानी 49, इसका हो जाएगा 7। तो ये ऊपर कितना होगा सब जोड़ने के बाद में, 6 और 6 12 और 1 13, यानी 243, सॉरी 293, है ना, हो जाएगा अंडर रूट 293 अपॉन 7। और ये दूरी थी तो ये किस में आएगी, इकाई में, यानी यूनिट्स में। क्लियर है, तो इस तरह से मैंने आपको 5 क्वेश्चंस के पांचों पार्ट करा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।